नमस्कार, जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और अभी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 14 राज्यों में हुए 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है देश की सियासत के लिहाज से। झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सुबह से लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से हम सबसे विश्वसनीय और सटीक नतीजे और रुझान आप तक लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ विश्लेषण भी कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। इस विशेष प्रस्तुति में इस वक्त मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ऋतु। बहुत बहुत धन्यवाद आरेंद्र। और महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी की एक महाविजय है। 131 सीटों पे जिस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये महाविजय महायुति को बड़ी ताकत दे रही है, जिसमें अब थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से आके इन बातों को भी कहा कि किस तरह से एक फेक नैरेटिव चलाया गया इस पूरे चुनाव में और राष्ट्रवादी ताकतों ने उस फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया है। जनता ने उस फेक नैरेटिव को नकारा है और राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जनता इस चुनाव में खड़ी दिखाई दे रही है। ये उनका कहना है, ये मैंडेट दिखाई देता है महाराष्ट्र के चुनाव का। होगी चर्चा इन तमाम बातों पर, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के रुझानों में महाविजय की ओर महायुति, सरकार बनना तय, 3/4 से ज्यादा सीटों पर बढ़त, बधाइयों का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद महायुति में खुशी की लहर। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी कार्यालयों में जश्न। सीएम एकनाथ शिंदे ने जनादेश के लिए जनता का जताया आभार। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी संभव, रुझानों में इंडी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, भाजपा के सहयोगी दलों को नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक सीटें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चला योगी मैजिक, रुझानों में एनडीए 7, समाजवादी पार्टी 2 सीट पर आगे। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की जीत, नांदेड़ में बीजेपी उम्मीदवार आगे। और खेल की खबरों में पर्थ टेस्ट में दूसरे दिन मजबूत स्थिति की ओर भारत, गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने दिखाया दम। दूसरी पारी में ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच शतकीय साझेदारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले जीत के लिए महायुति के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति की सुनामी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आंकड़ा अपने आप में आज तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाता है। 231 सीटों पर महायुति की जीत होती दिखाई पड़ रही है, जबकि 52 सीटों पर महाविकास अघाड़ी सिमटती दिखाई पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महायुति के कार्यकर्ताओं की जीत है और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टियां मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करेंगी, तीनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेंगी, सभी की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जिस तरह से फेक नैरेटिव महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्ष ने एक तैयार करने की कोशिश की, उसको राष्ट्रवादी ताकतों ने उस नैरेटिव को ध्वस्त किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के रुझान ये बताते हैं कि ओबीसी और मराठा समाज महायुति के साथ खड़ा दिखाई देता है। इस पूरे मैंडेट में 132 सीटों के साथ जहां भारतीय जनता पार्टी की ये रिकॉर्ड जीत है महाराष्ट्र में, वहीं दूसरी तरफ महायुति जिस तरह से एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है, उन तमाम वादों के साथ, उन तमाम एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और विकास के उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रही है और उसी का ये जनादेश है। और यूपी के उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संदेश सामने आया है। जीत पीएम के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता के अटूट विश्वास की मोहर है, ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा है। जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा सुशासन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है, क्योंकि 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ था, 7 पर एनडीए जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीत समर्पित कार्यकर्ताओं के
अथक परिश्रम का परिणाम है। सीएम योगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले मतदाताओं का आभार, और ये अपने आप में 7 सीटों पर आए रुझान की बात के तहत उन्होंने कहा है विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अपने नारे को एक बार फिर से दोहराया है। और हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से मौजूद है। और विकास, अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 पर एनडीए, और यूपी में सीएम योगी का मैजिक एक बार फिर से चला है। इसके निहितार्थ ये निकाले जा रहे हैं कि और ज्यादा मजबूत किया है खुद सीएम योगी ने अपने आप को अपने सूबे उत्तर प्रदेश में। और अब से थोड़ी ही देर में विकास मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यालय पर मौजूद होंगे, जहां इस जीत का जश्न मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, विजय जश्न मनाया जाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष दोनों आएंगे, साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े आला नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। और एक बड़ा मौका है ये, क्योंकि 9 में से 7 सीटें वो जीती हैं, खासतौर से वो 2 सीट जो समाजवादी पार्टी के पास थी। कुंदर की सीट की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर माना यह जाता था कि 50% से ज़्यादा वहाँ मुसलमान वोटर है, और एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हारती आई थी वो सीट, तो उस सीट को जीता, वो भी 1 लाख से ज़्यादा अंतर से। ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से जो एक रहने की बात कही थी सीएम योगी ने, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आया कि समाज के सभी वर्ग वहाँ पर जुड़े हुए नजर आए उनको। वहीं कटहरी सीट जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2024 में, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से ये बात दर्शा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके संगठन या उनकी नीतियों पर जनता ने भरोसा किया है। सीएम योगी का मैजिक एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया है, बराबर जारी है। यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो कहा है कि जो नीतियाँ थी, जो वादे किए जाते हैं, जो काम किया जाता है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। उन्होंने, जनता ने उन पर विश्वास एक बार फिर से व्यक्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ये जीत है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 9 सीटों पर जब चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनमें से 7 सीटें ये बात दर्शाती हैं कि एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश आ चुका है और जनता एक बार फिर से स्वीकार रही है, सीएम योगी और पीएम मोदी के काम को सराह रही है। उसी का नतीजा उन्होंने दिया है कि कुंदर की जैसी सीट पर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वहां भी 1 लाख से ज्यादा के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती है। विकास, जल्दी से करहल का भी जरा हाल बता दीजिए, वहां की स्थिति क्या रही है? देखिए, करहल में फिलहाल 93 के बाद से 6 बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार भी वहाँ पर तकरीबन 20,000 के अंतर से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे थे। ये बात दर्शा रही है कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको बड़ी संख्या में वोट मिला है, क्योंकि इससे पहले हम 2024 की अगर बात करते हैं, चूँकि अखिलेश यादव यहाँ से इस सीट को जीता था उन्होंने, और सांसद बनने के बाद वहाँ से इस्तीफा दिया था, तब जो है 60,000 से ज़्यादा की जीत हासिल की थी। तो ये जो घटता हुआ 40,000 का अंतर है, ये एक बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल वहां पर अभी काउंटिंग जारी है। जी हाँ विकास, आप अपडेट जारी रखिएगा, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज की विजय उत्सव में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में दोनों राज्यों की तस्वीर साफ होती दिख रही है। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति की सुनामी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन महाविजय के साथ वापसी कर रहा है। और अगर बात की जाए तो किस तरीके से महाराष्ट्र में 288 में से 288 के रुझान और नतीजे आ गए हैं। बीजेपी 132 सीटों पर अपनी जीत और बढ़त के साथ मौजूद है। आप ये मानिए 145 सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है, उससे महज 13 सीट पीछे अपनी खुद की दम पर इस वक्त बीजेपी है। और अगर सहयोगियों की बात की जाए तो शिवसेना शिंदे गुट जो कि 55 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अजित पवार वाला एनसीपी 40 सीटों के साथ मौजूदगी है। तो उधर महाअगाड़ी सरकार का जो गठबंधन उसके लिहाज से बात की जाए तो उसमें कांग्रेस 18 सीटों पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार महज 10 सीटों पर और अन्य के खाते में 13 सीटें। तो ऐसे में कांग्रेस अब तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन करती हुई, तो वहीं शरद पवार के लिहाज से भी उनका बहुत ही कमतर प्रदर्शन आंका जाएगा।
और महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले 2024 के मौजूदा नतीजों की अगर तुलना की जाए तो 105 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। 132 सीटों पर फिलहाल वो जीतती नजर आ रही है। जबकि अगर शिवसेना की बात की जाए, उस वक्त शिवसेना के 2 पहाड़ नहीं थे, उसने तब एक रहते हुए 56 सीट जीती थी। अभी वो 55 पे नजर आ रही है, जो कि इस वक्त शिवसेना शिंदे के पास में है। तो वहीं 54 सीटों के साथ में एनसीपी ने उस वक्त 2019 में अपनी जीत हासिल की थी। इस वक्त 40 सीटों पर अजित पवार की जीत होती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं 44 सीटों पर कांग्रेस थी, इस वक्त महज 18 पे सिमटती नजर आ रही है। और शिवसेना उद्धव गुट उस वक्त शिवसेना ही था, तो इस वक्त उसकी और अमृता फडणवीस इस वक्त पत्रकारों से बात करें, आइए आपको सुनाते हैं। अमृता फडणवीस जो कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है और अपने आप में चुनाव के दरमियान उनके नाम को लेकर भी विपक्ष की ओर से बहुत तीखा और स्तरहीन हमला किया गया था। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी को लेकर एक स्तरहीन बात कही थी उन्होंने एक सभा के दरमियान, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। लेकिन हम अगर महाराष्ट्र के नतीजों के लिहाज से बात करें तो इस वक्त साफ तौर से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के प्रदर्शन को देखा जा सकता है। बीजेपी बहुत बेहतर 132 का आंकड़ा छूती नजर आ रही। बॉम्बे क्षेत्र की 36 सीटों पर अगर ऋतु बात की जाए तो इस वक्त सीधे तौर पर महायुति बहुत बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी 16 सीटों पर है, शिवसेना 8 पर और एनसीपी 1 सीट पर और कांग्रेस 2 पर और उद्धव ठाकरे का गुट 8 सीटों पर सिमटता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अरेंद्र, ये वो गढ़ है 36 सीटों का जिसे उद्धव ठाकरे अपना गढ़ कहते थे, लेकिन उस गढ़ ने उद्धव ठाकरे के साथ ही एकनाथ शिंदे को भी अपना बहुमत दिया है। तो वहीं कोंकण का जो इलाका है उसमें 42 सीटें, इन 42 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है। 17 सीटें हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 16 सीटें हैं, एनसीपी के पास 5 सीटें हैं और इस कोंकण इलाके में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। वहीं उद्धव ठाकरे को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। एनसीपी के खाते शरद पवार भी सिर्फ 1 सीट गई है। तो ये एक बड़ा बदलाव 42 सीटों का जो रुझान कोंकण का है ये दिखाता है और ये इस महाजीत में एक बड़ा हिस्सा इस कोंकण क्षेत्र की 42 सीटों का है। मराठवाड़ा एक बड़ा मुद्दा रहा। 48 सीटों के साथ मराठाओं के एक पूरे आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है, जिसमें मराठा और ओबीसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। ये संख्या दिखाती है महायुति की जीत के साथ। ये 48 सीटें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर एक तरह से रुझानों में अभी आगे चल रही हैं। तो अगर जीत में तब्दील होती है तो ये 19 सीटें होंगी। शिवसेना 10 पर आगे, एनसीपी 7 पर, यहाँ भी 36 हो जाता है तो जी, और यहाँ भी कांग्रेस को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है अरेंद्र। बिल्कुल, और 6 सीटों पर उद्धव ठाकरे का गुट अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। तो शरद पवार के खाते में 2 सीटें आई हैं। 48 में से 36 सीटें महायुति के पास आई हैं। 19, 10 और 7 यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर 19, 10 और 7 सीटें 36 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है इन 48 विधानसभा सीटों में से। अगले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उत्तरी महाराष्ट्र की यहाँ पे भी 36 सीटें और इन 36 में से बीजेपी के खाते में 17 सीटें और शिवसेना के पास 8, एनसीपी के पास 8 और ये अगर मिला लिया जाए तो अपने आप में 33 सीटें हो जाती हैं। और ये दिखाता है कि 36 में से 33 सीटें आप कह सकते हैं महायुति के पास गई हैं। तो उत्तरी महाराष्ट्र का पूरा इलाका महायुति के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस महज 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखा पा रही है और बाकी के खाते में कुछ खास जाता दिखाई पड़ नहीं रहा है। विदर्भ का इलाका, इसका एक तरह से एक बड़ा अंतर दिखाई दिया है इन नतीजों में। 288 सीटों में 132 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को हैं तो ये 35 सीटों का बड़ा योगदान इस महाजीत में है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विदर्भ का इलाका हमेशा से कांग्रेस के दबदबे वाला इलाका कहा जाता था और उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पैटर्न को बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 35 सीटें दिखाई दे रही हैं। शिवसेना 4 सीटों पे, एनसीपी 6 सीटों पे और कांग्रेस को मात्र 10 सीटों से अभी संतोष करना पड़ा है। और ये इन सीटों की भी संख्या हो सकता है बदल जाए, क्योंकि 10,000 और 1,000 और 500 वोटों का जो अंतर है वो हो सकता है इन सीटों के नंबरों में भी अभी कोई तब्दीली करे। बिल्कुल, और ये अपने आप में पूरी तस्वीर महाराष्ट्र की हम आपको इलाके के हिसाब से बता रहे हैं। और पश्चिमी महाराष्ट्र की 66 विधानसभा सीटों में से भी देखें तो आप सीधे तौर पर 28 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 9 सीटें शिवसेना के पक्ष में और इस इलाके में अजीत पवार बेहतर प्रदर्शन करके 13 सीटों पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 10 सीटें जा रही हैं, इनमें से 2
कांग्रेस एक उद्धव ठाकरे के पास और शरद पवार के पास में 7, यानी एनसीपी के लिहाज से ये गढ़ के तौर पे था। चाचा भतीजे को जोड़ा जाए तो 20 सीटें हो सकती हैं, लेकिन चाचा की बजाय भतीजे अजीत पवार ने बेहतर किया है और अपने आप में स्थिति मजबूत की। अब बात झारखंड की करते हैं और झारखंड की पहचान और अस्मिता के इस चुनाव के बीच में किस प्रकार से वहां रुझान नतीजे आए हैं। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो जो उसकी सहयोगी आजसू के पास फिलहाल 0 सीटें हैं नजर आ रही हैं, जबकि जेएमएम वहां पर जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है उस पर वो तरीके से बढ़त बनाए हैं 33 सीटों पर। कांग्रेस का खाता भी 16 सीटों पर खुलता दिखाई पड़ रहा है। आरजेडी के खाते में भी 5 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं। इस लिहाज से वहां पर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो करीब 33% के आसपास बीजेपी वोट शेयर हासिल करती हुई सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, झारखंड का जो एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है, झारखंड में 81 सीटों पर अगर हम तुलना 2019 के आंकड़ों से करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 25 सीटें झारखंड की 81 सीटों में से मिली थी, जो इस समय 21 सीटें हैं, यानी कि 4 सीटों का नुकसान है। वहीं अगर आजसू की बात करें तो 2 सीटें थी जो इस चुनाव में खाता नहीं आजसू का खुल पाया है 81 सीटों में से। जेएमएम को 30 सीटें थी 2019 में, जेएमएम ने उसमें बढ़त हासिल की है, 34 सीटें हैं। कांग्रेस को 16 सीटें थी, 1 सीट की बढ़त कांग्रेस के खाते में भी है, 17 सीट। वहीं आरजेडी को बड़ी बढ़त अरेंद्र दिखाई देती है। 2019 में 1 सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में 4 सीटों पे आरजेडी अभी आगे है, अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं। बहुत माथापच्ची हुई थी तो जब सीटों का बंटवारा हो रहा था इंडिया अलायंस के बीच में और आरजेडी को 6 सीटें मिले, 5 मिले, लेफ्ट को 2 मिले, 4 मिले, इसको लेकर बहुत माथापच्ची हुई थी। और उसके बाद में जब ये स्थिति हुई तो अपने आप में दिखाई पड़ता कि किस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं और झारखंड में एक तरीके से इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है और अपने आप में स्थिति स्पष्ट हो रही है। जनादेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो झारखंड में इस वक्त के मौजूदा आंकड़े में 21 सीटों के साथ बीजेपी आजसू 0 पे, 34 के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी संख्या के आधार पर, कांग्रेस 17 सीटों के आधार पर, आरजेडी 4 सीटों पर, अदर्स के खाते में 5, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 33% के आसपास वोट शेयर दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के आसपास और ये अपने आप में अंतिम समय तक आंकड़े में बदलाव देखना होगा, लेकिन कमोवेश देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वोट शेयर है वो बीजेपी को मिला है। संख्या के आधार पर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में बनकर उभरी है। जी हाँ, नतीजे आने शुरू हो गए हैं और नतीजे आने के बीच में इस समय दोनों ही राज्यों में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं उनके कारणों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस सपोर्टर हैं। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवधेश जी, आप ही के पास आएंगे और झारखंड, महाराष्ट्र की तो महाविजय है, उस पर तो होगी चर्चा, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो झारखंड से जुड़े हुए थे उनके अंदर विजय को लेकर संदेह था। मेरी बातचीत हो रही थी और उसके कारण भी दिख रहे थे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से रणनीतिक कई भूलें हुई हैं। पहली भूल ये थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन को लाए, वहां तक तो समझ में आती, उनको आवश्यकता से अधिक महत्व देना, पिता पुत्र दोनों को टिकट देना, उनको पूरे आदिवासी क्षेत्र में यात्रा दौरा कराना और अपने आदिवासी नेताओं का दौरा नहीं कराना। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ रही थी, जिसमें हिंदुत्व था, जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथ था, उससे जुड़ा लव जिहाद था, सब विषय थे, उसमें वक्फ बोर्ड था। लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी की मुद्दों के प्रवक्ता नहीं हो सकते थे उन क्षेत्रों में जहां के आदिवासियों को, जनजाति को प्रभावित करना था। इसलिए मुद्दा होते हुए भी उस रूप में काम नहीं किया और दोनों जगह, पूरा छोटा नागपुर और कोल्हान में भाजपा बुरी तरह पिटी है। जो दूसरा बड़ा कारण रहा है कि भाजपा के कुछ प्रमुख नेता टिकट न मिलने से निर्दलीय हो गए या दूसरी पार्टी में चले गए। उन सब ने देखेंगे तो सबने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त डैमेज किया है। तो उनसे जैसे डील करके उनको मनाना चाहिए था, वो स्थिति नहीं बनी। शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की, कुछ लोग बैठे भी,
लेकिन काफी लोग खड़े रहेंगे और मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 से 8 सीटों पर इन लोगों ने सीधा नुकसान पहुंचाया है। जो तीसरा बड़ा कारण यहां रहा है वो है कि ये चुनाव जो है, हिमंतो बिस्व शर्मा जिस ढंग से प्रखर थे, मुखर थे, वो ठीक तो है, लेकिन चुनाव को झारखंड ने हिमंतो बनाम हेमंत सोरेन में बदलने की कोशिश की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि भाई यहां मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या हिमंतो बिस्व शर्मा होंगे या हेमंत सोरेन होंगे। तो ये भी एक वहां गया है और हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने जो आदिवासी सम्मान का इशू इसको बनाया, उसका चूंकि बीजेपी के आदिवासी नेता अपने क्षेत्रों में उस ढंग से सक्रिय नहीं थे, यात्रा नहीं थे, तो उस ढंग से संघर्ष नहीं हो सका और चंपई सोरेन उतने बड़े नेता नहीं थे जो हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके। अपने क्षेत्र में भी पिछली बार लगभग 3700 मतों से जीते थे, इससे ज्यादा से वो जीते नहीं थे जी। तो ऐसे कुछ निश्चित कारण दिखाई दिए हैं वहां। ठीक है अवधेश जी, आपके पास आते हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक। राहुल जी, 81 विधानसभा सीटें झारखंड में हैं, 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन सेम है 17-17 पे। इसके पीछे क्या वजह है? आप क्यों इस तरह से इसको देख रहे हैं आप? राहुल जी संभवतः आप म्यूट पे हैं। हाँ मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 81 सदस्यीय विधानसभा सीट और 288 सदस्यीय विधानसभा सीट दोनों जगह कांग्रेस की संख्या हम लोगों को एक दिख रही है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि देखिए अगर हम लोग महाराष्ट्र पे आते हैं पहले, देखिए महाराष्ट्र में तो एक तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के अपने ही जो है कि पुराने रिकॉर्ड को, तमाम टोलियों को तोड़ दिया है वहां पे, और जो विपक्ष का प्रदर्शन है वो सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है। तो उस स्थिति में वहां पे जो है कि एक बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। उस समय देखिए कांग्रेस जो है कि 17 सीटों पे लड़ी थी और 13 सीटों पे जीती थी, लेकिन अभी अगर शरद पवार का भी प्रदर्शन, उसमें 10 लोकसभा सीटों पे जीती थी अभी, और 8 उसमें से वो जीत भी गए थे। लेकिन इस समय की परिस्थितियां अलग है। हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं जो तीनों महाविकास अघाड़ी के जो तीनों दल हैं उसमें जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था, जिस प्रकार से मुद्दों को, चूंकि देखिए मुद्दे जो उठाए गए थे वो बिल्कुल ही जमीनी किस्म के मुद्दे थे। विदर्भ के क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई है वहां पे, जबकि किसानों का मामला वहां काफी गंभीर मामला था, उसको कांग्रेस ने उठाया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो मैसेज जिस तरह से जनता के पास पहुंचना चाहिए था वो उस तरह से वो मैसेज नहीं पहुंचा। और एक चीज और भी मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के संदर्भ में, पहले मैं पूरा करने फिर आता हूं झारखंड पे, कि महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे को पहले से ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो फिर मराठवाड़ा और दूसरे क्षेत्रों में जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त नहीं होते। अब मैं आता हूं लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को ही थी उनका नाम घोषित करने में, क्योंकि उद्धव ने तो सबसे पहले कहा था साहब घोषित करिए। उन्होंने मुलाकात करी आपके कांग्रेस के सबसे बड़े बड़े नेताओं से, बहुत उन्होंने मिन्नत आरजू भी की थी। राहुल जी क्या ऊपर नेता लोग तो मिले हुए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो एक तरह से मेल नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता ये समझ रहा था कि आप उसके नेता को इग्नोर कर रहे हैं। ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अभी चुनाव के जो परिणाम आए, ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक है, भले वो ऑन स्क्रीन ना बोले कि इतनी बड़ी सफलता बीजेपी को भी प्राप्त होगी, बीजेपी को लोगों को भी उम्मीद नहीं थी जी। तो ये जो चीजें वहां पे घटी हैं, हमें लग रहा है कि अगर आप हमसे विश्लेषण पूछ रहे हैं तो मुझे यही लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे का नाम घोषित कर दिया जाता तो वो एक बेहतर चीज जाता, एक बेहतर संकेत जाता। दूसरा चीज मैं ये चीज अब आता हूं थोड़ा सा झारखंड के ऊपर। देखिए झारखंड में तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो मामले वहां पे लाए हैं, अगर झारखंड को देखें 2000 में बना है, और उसके पहले जो अविभाजित झारखंड था वहां पे भी कोई सांप्रदायिक किस्म की कोई वहां पे माहौल नहीं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर लें। झारखंड में इस प्रकार के माहौल नहीं रहे, और हेमंता बिस्वा शर्मा ने तमाम वहां पे आके जो भाषण दिए बड़े ही वो एक विभाजनकारी भाषण थे, नंबर 1। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था, घुसपैठिया का मामला उठाया था उन्होंने। घुसपैठिया का मामला निशिकांत दुबे जी खुद उठा के लाए थे, वो संसद में उन्होंने बयान भी दिया था। लेकिन झारखंड के लोग जो सवाल पूछते रहे कि भाई घुसपैठिया कैसे आ रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य भी नहीं है। और एक जो बड़ा सवाल, तो इसलिए इसको अच्छा 2011 में सेंसस हुआ है, अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ भी नहीं है, तो वो आंकड़े निशिकांत जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से लेके आए थे? तो घुसपैठिया का मामला इनका नहीं चला। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस तरह से की गई जी, उसको उस गिरफ्तारी के बाद वहां पे कल्पना सोरेन नाम की एक बड़ी जो है कि
नेता भी झारखंड को प्राप्त हुआ और उनका जो वोट अपील था तमाम जगह पे, जो कल्पना सोरेन जहां पे जाती थी, जिस तरह से झारखंड में मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाली अगर कोई नेता थी वहां पे लेकिन कल्पना राहुल जी, सोरेन थी। सच्चाई ये भी है कि मैं भी झारखंड गया था तो वहां पे जो आपके 17 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं 81 में से, तो उसमें एक बड़ा रोल इस बात को लेकर भी है कि जेएमएम का जो एक सहयोग रहा है, जिसका जो जमीनी आधार रहा, उसका एक बड़ा फायदा आपको मिला। मैं लौटूंगा आपके पास में। विजय शर्मा जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विजय जी, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो जीत है, कुछ महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त ऐसा नहीं था। अभी जो ये जीत हुई है, आपको खुद उम्मीद नहीं थी कि आप इतना जीत पाएंगे, भले ही आप मतलब ये मैं उसमें जोड़ रहा हूं कि आप हरियाणा में भी जीते तो उस समय भी ये कहा गया था, आपको खुद नहीं भरोसा था आप इतना बड़ा जीत हासिल करेंगे। अब यही बात महाराष्ट्र में भी कही जा रही है। विजय जी, विजय जी संभवतः आप म्यूट पे हैं। विजय जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। धन्यवाद अनुलाल जी को देना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस अब आज की डेट में कहीं नहीं रही। इन्होंने खुद माना है, खुद कहा है कि उद्धव ठाकरे अगर चीफ मिनिस्टर के दावेदार होते या वो उनका चेहरा होता तो ज्यादा सीटें जीतते। इसका मतलब वहां कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, देखो हमने ना जमीन के ऊपर काम किया है महाराष्ट्र में। हमें उम्मीद थी, मैं सुबह से जितने चैनलों पे बैठा हूं, हमने कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें झटका लगा है झारखंड के अंदर, वो हम बैठेंगे आकलन करेंगे कहां हमारी चूक हुई है, किस तरह से चूक हुई है। तो वो बड़े एक विचार वाली बात है। हमें उम्मीद नहीं थी, हमारे आशा के अनुरूप जो ये आए हैं रुझान आ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से जनता ने असली शिवसेना और असली एनसीपी मान्यता दी है, और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा पहले 250 से ज्यादा सीटें हमने 2014 में लड़ी थी तो हमारी 122 सीटें आई थी। अब हमने मात्र 149 सीटों में से कितनी 132 सीटें आप दिखा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 80%, 86% से भी ज्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट है। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र चलने के लिए तैयार है, और हमारी जो नीति थी, नियत थी, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और इनकी जो नफरत की राजनीति थी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी, युवा विरोधी, तो उसको नकार दिया जनता ने। आदिवासी विरोधी शब्द का तो प्रयोग मत कीजिए। आदिवासी राहुल जी क्या कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं जी। मैं कह रहा था कि आदिवासी विरोधी शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। अरे आदिवासियों ने तो खुल के झारखंड में जो है कि कहते हैं ना कि खुले दिल से जो है कि कांग्रेस को वोट किया है वहां पे, तो इसलिए आप आदिवासी विरोधी शब्द का प्रयोग नहीं करें। अरुणलाल जी आदिवासी महाराष्ट्र में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं। राहुल जी महाराष्ट्र की 288 सीटें हमने बनाया है और इनके लिए अलग मंत्रालय भी हमने बनाया है। ठीक है, हमारी कहां चूक हुई है। राहुल जी, विजय जी एक सेकंड। राहुल जी, विजय जी एक सेकंड। राहुल जी सवाल ये है कि आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के चेहरे पे गए होते, तो आज स्थिति ये है कि जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर इतने समय तक सत्ता में रही, आज अपने क्षेत्रीय शत्रुओं के नाम पर उसे राज्यों के चुनाव लड़ने पे जाना पड़ता है, और अगर वो नहीं लड़ पाती है तो उसके बावजूद ये स्थिति होती, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा गंभीर मंथन का विषय है अगर ये हालात है महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में। और अब क्षेत्रीय पार्टियों के कंधों पर जीत रहे हैं। राहुल जी 2024 का लोकसभा चुनाव भी अगर उत्तर प्रदेश की जीत को आप देखते हैं तो वो अखिलेश यादव के कंधे पे जीती हुई जीत है। आज भी जो अगर हम आंकड़े देखें 288 सीटों में 101 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, मात्र 17 सीटों पे सिमट गई है। 17 से ज्यादा नंबर तो उनके हैं जहां एनसीपी दो फाड़ हो गई है, जहां शिवसेना दो फाड़ हो गई है, तो दूसरे गुट तक ने अपने नंबर कायम रख लिए हैं। आप इतनी पुरानी पार्टी और अभी भी नहीं आप अपने बल पे खड़े हो पा रहे हैं। यानी 2014 के बाद से जनता ने पूरी तरीके से आपको नकारा है और अब क्षेत्रीय दलों के साथ भी आप चल नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए इस आज के परिणाम के संदर्भ में आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में हार जीत होते रहते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीती और झारखंड में जो है कि कांग्रेस गठबंधन जीती, इंडिया गठबंधन जीती। अब आप सोच के देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दलों के भरोसे ही होती है कांग्रेस, तो अभी जो 4 जून को परिणाम आए थे महाराष्ट्र के सबसे बड़े दल के रूप में कौन सी पार्टी थी वहां पे? भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी है, 17 सीटों पर लड़के 13 सीटें वो जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे थे? और उनके जो तमाम जो असली नकली का जो अभी विजय शर्मा जी जो स्लोगन ले रहे थे, तो थोड़ा 4 महीना पहले के इलेक्शन पे भी देख लें, तो अगर 4 महीने में रुझान ये बदल जाते हैं तो फिर अगले 4 महीने में भी रुझान कुछ बदल सकते हैं। तो लोकतंत्र में सब चीजें परिवर्तनशील हैं। देखना पड़ेगा कि कहां पे महागठबंधन से रणनीति कहां चूक हुई,
उसका काफी सूक्ष्मता से ठीक है, मूल्यांकन करना अवधेश पड़ेगा। कुमार जी हो हमारे सकता है- साथ में है। अवधेश जी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के इस वक्त के जो नंबर्स हैं उसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो हर इलाके से, विदर्भ की बात हो, कोंकण की बात हो, मुंबई जैसे इलाकों की बात हो, जहां पर एक समय कांग्रेस का गढ़ होता था, या फिर मराठा की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जिसकी पूरी विरासत की बात कर रहे हैं, तो वहां गढ़ होता था। तो क्या इस बार के नतीजों ने बहुत कुछ महाराष्ट्र की सियासत में तय कर दिया है कि बाला साहब की विरासत किसके पास में है, असली एनसीपी कौन है, या कांग्रेस के लिहाज से कहां खड़े होने की गुंजाइश नजर आ रही है? इन सब सवालों के बीच में क्या आज के नंबर्स किन किन बातों पे तस्दीक करते नजर आ रहे हैं, मुहर लगाते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये पहला जो महाराष्ट्र का चुनाव है, ये परिणाम असाधारण है। असाधारण इस मायने में है कि 1984 के बाद तो इस प्रकार का बहुमत कभी किसी को मिला ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ आप ये एक पक्षीय विजय है। ये महायुति की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक पक्षीय विजय है। जब 1995 के बाद ये पता चला कि रिकॉर्ड वोटिंग किया है और पिछले बार से 4% ज्यादा मतदान लोगों ने किया, और महिलाओं का मतदान जो है अनुपातिक रूप से पुरुषों से ज्यादा रहा, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं की जो वोटिंग है उसमें करीब 53 लाख का अंतर था। पुरुष 53 लाख अधिक महिलाओं, लेकिन महिलाओं और पुरुष की जो वोटिंग हुई है, वोटर की संख्या, वो केवल 28 लाख का अंतर था। तो इस प्रकार की वोटिंग वहां कभी हुई नहीं थी। तो जाहिर है ये वोटिंग क्यों हुई होगी। मैंने एक टेलीविजन चैनल पर एक बरली से एक पूछ रहा था कि आप कैसे, किसके मतदान कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, मैं कभी मतदान करने निकला नहीं, लेकिन जिस तरह से एक समुदाय मिलकर एक पार्टी को हराने के लिए काम कर रही है, तो मुझे निकल के मतदान करना पड़ा। तो वो जो वोटर था ना, वो चीजें बता रहा था कि क्या हुआ है। असल में 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम की जो बहुत सारे विश्लेषक थे, या जो भी महा विकास अघाड़ी, कांग्रेस, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे, उनके रणनीतिकार, उन लोगों ने सही व्याख्या की ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक असंतोषों के कारण, गलत उम्मीदवारों के कारण, और अपने मुद्दों पर प्रखरता से नहीं खड़ा होने के कारण, क्योंकि आपको याद होगा 22 जनवरी के बाद अयोध्या को उस रूप में भाजपा ने मुद्दा बनाया ही नहीं। नॉर्मल भाषण में था, 2 राउंड तक तो लाई ही नहीं थे। तो उसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी 17 पर आई थी, 31 पर चली गई थी। इसमें भाजपा के भी समर्थकों और मतदाताओं का योगदान था। लेकिन जिस तरह से उस चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी या देश भर में INDIA ने मुस्लिम मतों के लिए मारामारी की है, जिस ढंग से महाराष्ट्र में एक से एक मुस्लिम संगठनों में होड़ लगी हुई थी कि कौन महाविकास अघाड़ी को समर्थन करेगा। ऐसे वीडियो आ रहे थे जहां की इमाम मौलाना बैठ के कह रहे थे कि हमने पिछली बार फतवा जारी किया था, इस बार भी फतवा जारी करेंगे और महाविकास अघाड़ी जीतेगी। तो वो सब का असर पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के बाद जो 2 बड़े काम किए, एक तो वक्फ बोर्ड विधेयक, वक्फ कानून संशोधन विधेयक लाया, उसके बाद देश विचारधारा के आधार पर बिल्कुल फिर आमने सामने आ गया। तो क्या अवधेश जी आप मानते हैं कि महाराष्ट्र के 288 सीटों के इस चुनाव में वक्फ कानून का भी एक हिस्सा है, यानी कि लोग 288 सीटों पर महाराष्ट्र की जनता वक्फ में संशोधन को लेकर भी एक स्थिर सरकार को उसने चुना है? ये बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने, महाराष्ट्र की जनता ने इसे समझा क्या? बिल्कुल समझा है। ये जो विजय है, ये विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा की विजय है, क्योंकि राहुल गांधी सबने इसको विचारधारा की लड़ाई घोषित की है। वक्फ उसका एक बड़ा पार्ट है जी। कि वो आने के बाद नहीं अवधेश जी, आपके बातों से मैं पूर्णतः राहुल जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। राहुल जी आपके पास आएंगे, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? इतनी बातें बोल रहे थे, उसको हमको, मुझे भी अस्वीकार नहीं था। जी बोलिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए जी। जिस तरह से जो एक शिवसेना के जहां से ढिंडोसी से जो विधायक हैं सुनील प्रभु, वो एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप सबने वीडियो देखा होगा, सभी टेलीविजन पर चला। वो इमामों और मौलवियों की बैठक थी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हर मस्जिद से इमामों ने फतवा जारी किया, हम इस बार भी करेंगे।
जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है वो क्या कर रहा था, उसके प्रवक्ता एक मौलाना साहब भाषण दे रहे हैं कि जो भी भाजपा को और इसको महायुति को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो, उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता ना रखो। जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद का मुकाबला हम वोट के धर्म युद्ध से करेंगे, तो चूंकि जनता के बीच ये मुद्दे थे इसलिए काम कर गया, तो लोग भारी संख्या में निकल गए। अब आपको बता रहा हूं कि 288 में से 262 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जो मुस्लिम प्रभाव वाले 22 सीट थे उनमें राज्यों से तो कम हुआ है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा वोटिंग की गई है जी। तो इसलिए इसका विश्लेषण मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जो अंतिम पंक्ति है मेरी, जो रितु जी ने पूछा है उसका उत्तर यह है कि 2014 में देश ने जो यूपीए सरकार थी उसने जो हिंदुत्व विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में नीतियां बनाई, उसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैचारिक विजय दी थी। वो महाराष्ट्र के नतीजों से सुदृढ़ होती हुई दिखी है। 2024 का चुनाव परिणाम एक्सीडेंट था। इस समय की परिस्थिति है कि शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में ये दोनों उधर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो विधायक बचे हुए हैं। अवधेश जी एक टिप्पणी और, मूल पार्टी बचेगी। अवधेश जी एक टिप्पणी और आपसे चाहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने जहां एक तरफ अभी आके अब से थोड़ी देर पहले मीडिया में, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम देखेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी गठबंधन साथी महायुति के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद दिया, राष्ट्रवादी ताकतों को उन्होंने कहा कि वो उस फेक नैरेटिव के खिलाफ उतरे और राष्ट्रवादी ताकतों की ही विजय महाराष्ट्र के इस जनादेश में वो देखते हैं। साथ ही उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों की भूमि है, साधु संतों का अपमान महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करता है। तो क्या पालघर में जो हुआ, क्या उसका भी बदला या उसका भी कोई रिएक्शन इस मैंडेट में आप देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल कंसोलिडेशन है। 2024 का चुनाव परिणाम, 14 का, 2019 का चुनाव परिणाम और 2024 विधानसभा, एक कंटिन्यूटी है इसमें। पालघर का विद्रोह जैसे हुआ था, आप वहां का परिणाम देख लीजिए ना। वो एरिया तो बहुजन विकास अघाड़ी का एरिया है, उसकी क्या दशा हुई है। वहां से शिवसेना के उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं। और आप आगे आएंगे तो जो औरंगाबाद जो इलाका है उसमें एक एआईएमआईएम को क्षेत्र के सारी सीटें वहां से बीजेपी, जहां की इतनी बड़ी सभाएं हुई, औरंगजेब को लाने की कोशिश हुई है, वहां से जीत के आ रही। जो राहुल जी के टोकने से जो एक बात मैं बोलना भूल गया था जी, कि जेपी नड्डा जी ने जो पिछले चुनाव में बयान दे दिया था कि अब भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैसी जरूरत नहीं है। चुनाव परिणाम के बाद जो बीजेपी ने संघ के साथ बैठकें की, वो धीरे धीरे जो असमंजस था वो भी खत्म हुआ है। और बीजेपी ने तय किया कि हम मुद्दों विचारधाराओं पर ही रहेंगे और वो आ गई है। तो ये परिणाम जो आया है कंप्लीट उसकी विजय है। और जो फेक नैरेटिव की बात देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, पिछले चुनाव में 2 फेक नैरेटिव थे। वो एक तो यही था कि भाई संविधान, अंबेडकर साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। अंबेडकर साहब की जन्मभूमि, मुख्य कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है, सबसे ज्यादा बौद्ध 6% वहां है। तो अवधेश जी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, हम जरा उनको देख लेते हैं, फिर लौटता हूं राहुल जी आपके पास में। विजय जी अभी थोड़ी देर में आ रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। देखिए सुधांशु जी का ये रिएक्शन आया हुआ, वो उसको ले लेते हैं। महाराष्ट्र में महायुति रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के नारा है, एक है तो सेफ है, यही हमारी शपथ है और हम एक हैं तभी तो अखंड है। जब बटे थे तो कटे थे या खंड खंड हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, महाराष्ट्र में तो उम्मीद से ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा महायुति को बीजेपी की अगुवाई। उन सारे लोगों के मंसूबों पे पानी फिर गया है जो ये सोचते थे कि केवल परिवार की विरासत के नाम के ऊपर वो विचार के साथ कोई भी खिलवाड़ करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। महाराष्ट्र की जनता ने बहुत साफ दिखाया है कि वो विचारधारा की विरासत के साथ खड़े हैं, विचारधारा छोड़कर परिवार की विरासत के साथ नहीं खड़े। सर, पवार का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है उनकी पार्टी का। अगर कहें, हालांकि पार्टी 2 टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन जितने सीट पर चुनाव लड़े अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि भतीजा चचा पे भारी पड़ गया है। और वैसे कुछ हद तक ऐसा ही रहा उत्तर प्रदेश में भी। अखिलेश यादव जी भतीजे थे और अपने चचा शिवपाल पे भारी पड़ गए थे। और वैसे बंगाल में भी भतीजा बुआ जी।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय गठबंधन साथी महायुति के एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में आप देख रहे हैं मीडिया के सारे माइक लगे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाई, एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाई, अजीत पवार को मिठाई खिलाई, तो एक दूसरे को मिठाई खिला के अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, विजयी मुद्रा का साइन जो विक्ट्री साइन है वो भी दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में देखिए अठावले साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अठावले साहब जो कि विजयी मुद्रा दिखा रहे हैं, उन्होंने सुबह कहा था कि महाविकास आघाड़ी की जनता ने की है पिटाई, इसलिए वो खा रहे हैं मिठाई। और प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं और ये तमाम वो चेहरे जिन्होंने महायुति की इस जीत को 229 तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया, वो लोग क्या कुछ कहते हैं ये आपको सुनवाते हैं उन बातों को। और ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यहाँ से संभवतः क्योंकि कयास इसको भी लग रहा है कि अब सीएम को लेकर जो चेहरे को लेकर जो बात हो रही है वो कौन होगा, उस पर भी क्या कुछ बात होगी, सवाल निश्चित तौर से पूछे जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ स्पष्टता आती है या फिर अभी बैठकों के बाद उस नाम को फिर से ऐलान करने की बात होगी, इसको देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इन्हीं चेहरों में से कौन कमान संभालेगा या किसी नए चेहरे के पास कमान होगी, इसको लेकर लगातार कयास चल रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री एक तरीके से, और मुंबई से वो सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पंकजा मुंडे की मौजूदगी भी नजर आ रही है। तमाम वो बड़े चेहरे, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए हों, अन्य सहयोगी दलों के, उनकी मौजूदगी ये दिखाती है किस प्रकार से अब आगे सरकार का रास्ता आगे बढ़ेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र का जनादेश कई बड़े संदेश लेके आया है, जिस संदेश को अलग अलग तरीके से, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, वो सामने रख रहे हैं। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ ये कहा कि विचारधारा की विजय हुई है, विचारधारा को महाराष्ट्र की जनता ने बल दिया है अपने इस जनादेश से। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को एक तरह से मोहर लगाई है महाराष्ट्र की जनता ने, एकनाथ शिंदे को बड़े बहुमत के साथ जीत दिला के, वहीं अजीत पवार को जीत दिलाई है। संभवतः अजीत पवार ने अब बोलना शुरू कर दिया है। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि यह विचारधारा की जीत है। तो विचारधारा की जीत से मतलब है कि लगातार इस बात को कहा गया, गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडे जाणं तिकडे जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 250च्या पुढे जाऊ आम्हाला वाटत होतं। कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठेतरी खाली जातोय का काय, परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय, त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं, व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले। आमच्या ज्या योजना होत्या, योजनांच्याबद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं, परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही हिशोब न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं। आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तिघांनाही वाटलं नव्हतं की बाबा अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं, आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न केला। अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले। एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली, कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही। कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल, त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही,
परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळीची गोष्ट. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही आणि आम्ही अतिशय जमिनीवर पाय ठेवून आता म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. मी देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं की फार आर्थिक शिस्त आपल्याला त्याच्यामध्ये आणावी लागेल आणि आम्ही आणू. त्याच्यात आम्हाला हे नवीन नाही आहे. आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही आणि शिवाय आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे. तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार आहे. एक आमच्या पाठीशी एक मोठा भक्कम अशा प्रकारचा भरोसा आहे आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत. आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं. लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काही EVM बरोबर नाही, असं नाही चालत. आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना. आम्ही कुठं काय म्हणतो, ठीक आहे त्या जनतेने कौल दिलेला आहे तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजनमध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली. असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला. आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली, बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तसं ह्यावेळेस झालं नाही. तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं. काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेले आहेत असंही चित्र. आणि मीडियावाल्यांनो मला एक, तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चाला ना. जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण मी TV चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेटमध्येच मागं. मी विचारतोय तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही दादा आपण पुढं आहे. आता माझं लीड 1,02,000 मताधिक्य मी मिळवलंय आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार मागं, अजित पवार मागं. मग काही जण म्हणलं का रे असे दाखवतायत, TRP त्याच्याशिवाय वाढत नाही. अरे तुमच्या TRPला आम्हाला का मातीत घालताय, आमची का बदनामी करताय. त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले. पोस्टल बॅलेटमध्ये पण आम्ही पुढं होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढं होतो. सांगायचं तात्पर्य की बाबा तुमच्यावर सगळ्या चॅनलवर जनतेचा एवढा विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नाही ते सकाळच्या 9 वाजताच्या भोंग्यावर विश्वास नाही, पण बाकीच्यांवर फार विश्वास आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की खऱ्या बातम्या दिल्या तर काही वाईट होणार नाही. पण खूप चांगलं यश मिळालं. अजून पण काही काउंटिंग चालू आहे, काही ठिकाणी रिकाउंटिंग मागितलेलं, ठीक आहे तो त्यांचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण खरोखरीच सगळ्याच राज्यातली जबाबदारी आम्हा महायुतीवर वाढलेली आहे आणि त्या उलट आम्हाला अधिक जास्त बारकाईनं इथून पुढं काम करावं लागणार आहे. कारण एवढं दैदिप्यमान यश या सगळ्यांनी मिळवून दिलेलं आहे आणि जनतेचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. म्हणजे काय आता त्यांच्याकरता, म्हणजे त्यांच्या ऋणातच आम्ही राहू इच्छितो आणि 5 वर्ष अक्षरशः अतिशय एकोप्याने ही युती शेवटपर्यंत कशा पद्धतीनं काम करेल आणि जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन दिला जाणार नाही. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता जसं आम्ही विकास हा केंद्रबिंदू मानून पुढं गेलो तशाच पद्धतीचं काम इथून पुढच्या काळामध्ये देखील महायुतीच्या वतीनं त्या ठिकाणी चालेल अशा प्रकारची खात्री मी आपल्या पत्रकार मित्रांना पण देतो आणि आपल्यामार्फत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो. पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडियाचं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद देतो. धन्यवाद. चालेल अशा प्रकारची खात्री मी आपल्या पत्रकार मित्रांना पण देतो आणि आपल्यामार्फत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो. पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडियाचं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद देतो. धन्यवाद. अरे मराठी मातृभाषा अभिजात भाषेचा दर्जा आत्ताच दिलाय ना, लगेच विसरायला लागला.
नाही नाही, ते दिल्लीत हिंदी बोलतात. मी माझी भावना मगाशीच मांडली आहे की केवळ आत्ता एवढंच सांगेन की महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत. जनतेने ज्या प्रकारचा विजय दिलेला आहे, खऱ्या अर्थानं हा विजय एक प्रकारे आमची जबाबदारी वाढवणारा विजय आहे. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजींवर महाराष्ट्राने दाखवलेला विश्वास आहे आणि त्यामुळे आता आम्हाला खूप काम महाराष्ट्रामध्ये करावं लागेल याची आम्हाला जाणीव होते आहे. म्हणून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मतदारांच्या चरणी आम्ही नतमस्तक होतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो की त्यांनी जो विश्वास दाखवला आहे त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही. सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार. खरं म्हणजे आजचा लोकांच्या हातात घेतली अशा प्रकारची निवडणूक होती. म्हणजे लँडस्लायडिंग जो काही विक्ट्री आपण म्हणतो ऐतिहासिक, याला काय शब्द वापरायचे मला कळत नाही, परंतु लोकांनी मतांचा प्रेमाचा वर्षाव महायुतीवर केला. कारण लाडकी बहीण असेल, लाडका भाऊ असेल, लाडका शेतकरी असेल, एकंदरीत सगळ्याच घटकातल्या लोकांनी यावेळेस महायुतीवर प्रेम दाखवलं आणि त्यामुळे मी सगळ्या मतदारांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांना एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक विजयासाठी साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे अशा प्रकारचं काम मतदारांनी केलेलं आहे. खरं म्हणजे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये मी, देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही जे काम केलं या राज्यामध्ये की शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, RP, आमचे आठवलेसाहेब इकडे आहेत आणि आमचे इतर घटक मित्रपक्ष, आणि जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये न भूतो न भविष्यते असे होते. म्हणजे एकीकडे विकास केला आम्ही, डेव्हलपमेंट, म्हणजे जे 2.5 वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने जी काही कामं बंद पाडली होती, स्पीड ब्रेकर टाकले होते, सगळी कामं थांबवली होती. तुमच्या काळातली जी कामं, जसं महाविकास आघाडीचं सरकार 2019ला आलं त्यानंतर ती सगळी कामं बंद पाडली, त्याला स्टे दिले आणि ते स्टे आम्ही सगळे काढले आणि कामं सुरू झाली. मग अटल सेतू झाला, समृद्धी झाला, आपला कोस्टल झाला आणि मेट्रो झाली, कारशेड झालं आणि मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याचं आम्ही उद्घाटनही करू शकलो. ज्याचं भूमिपूजन मोदी साहेबांनी केलं त्याचं उद्घाटन करण्याचे भाग्य आम्हाला मिळालं आणि त्यामुळे कामाला आम्ही प्राथमिकता दिली, विकासाला आम्ही प्राधान्य दिलं आणि आम्ही त्यामध्ये एकच डोळ्यासमोर ठेवलं की या राज्याचा सर्वांगीण विकास. आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास करत असताना सर्व घटकांना आम्ही समोर ठेवलं आणि पाहिलं की जे 2.5 वर्षामध्ये जी कामं त्यांनी थांबवलेली आणि 2.5 वर्ष त्यांनी जे सगळं बंद पाडलं होतं ते किती वेगाने आम्ही सुरू करू शकलो याचं समाधान आणि आनंद आम्हाला आहे. कारण त्याचे तुम्ही ते फळं पाहत आहे. सगळी लोकांना आपण मेट्रो दिली, समृद्धी दिलं, अटल सेतू दिला, कोस्टल दिलं, लोक तो वापरू लागले. आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे कल्याणकारी योजना आम्ही केल्या. कल्याणकारी योजनेमध्ये लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, त्यानंतर मग लाडका भाऊ केला आम्ही, युवा प्रशिक्षण योजना केली, 3 गॅस सिलेंडर दिले, त्यानंतर वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांची आम्ही योजना केली, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केलं, शेतकऱ्यांचं जे 7.5 HP पंपाच्या 3, 5, 7.5 आणि त्या पंपाचं वीज बिल माफ केलं. शेतकऱ्यांना आम्ही 2.5 वर्षामध्ये, 2.25 वर्षामध्ये आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये जेवढा मोबदला दिला नव्हता, 15,000 कोटी रुपये तो दिला. त्यांच्या योजनांसाठी 45,000 कोटी रुपये. म्हणजे एकंदरीत कल्याणकारी, मी डिटेलमध्ये जात नाही त्याच्यामध्ये,
पण एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना याची आम्ही सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. आणि नेमकं यामध्ये आमचा उद्देश एवढाच होता की या राज्याला पुढे न्यायचं, या राज्याचा सर्वांगीण विकास करायचा, या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला काही ना काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून आधार मिळाला पाहिजे. आणि मग आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणायचो. मग सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणताना सर्वसामान्याला काय मिळालं याचा विचार आम्ही केला. आणि मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगायचं आहे की मोदी साहेबांनी, केंद्र सरकारने देखील आमच्या पाठीमागे उभे राहिले ताकदीने, की जे आमचे प्रस्ताव जे आहेत ते त्यांनी मान्य केले. आणि मोठ्या प्रमाणावर गेल्या 10 वर्षामध्ये जे केंद्राने देखील या राज्याला 10 वर्ष तर जाऊ द्या, पण 2-2.5 वर्षामध्ये देखील आम्हाला लाखो कोटी रुपयांचं सहकार्य केलं. त्यामुळे एक डबल इंजिनचं सरकार देखील या राज्यामध्ये, वेगवान सरकार, गतिमान सरकार, निर्णय घ्यायला धडाधड निर्णय घेतले आम्ही. त्यामुळे 2.5 वर्षात सिंचन प्रकल्प 4 त्यांनी केले महाविकास आघाडीने, आम्ही होतो तिकडे. आणि आता आमच्या वेळेस सुप्रमा 124 सुप्रमा दिल्या. म्हणजे एक फक्त उदाहरण की अशा प्रकारचं काम आम्ही केल्यामुळे या राज्यातल्या जनतेने सर्वसामान्य माणूस आम्ही केंद्रबिंदू मानला. म्हणजे त्याच्यामध्ये महिला आहेत, गरीब आहे, युवक आहे, शेतकरी आहे, यांना आम्ही केंद्रबिंदू मानून काम केलं आणि त्यांच्यासाठी आम्ही योजना केल्या. काय आमच्यावर आरोपही झाले, एका रेवड्या बाटण्या काय 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 म्हणजे तुम्ही हे वाटप सुरू केलं आहे, बहिणींना विकत घेताय का, काही लाच देताय का, या सगळ्या गोष्टीला आम्ही सामोरे गेलो. कोर्टामध्ये काही लोक गेले ही योजना बंद करण्यासाठी. आणि म्हणून लाडकी बहीण योजना जी आहे, त्याचबरोबर शासन आपल्या दारी, आम्ही याच्यापूर्वी शासन आपल्या दारी आम्ही केलं. डायरेक्ट तेव्हाही योजना होत्या, पूर्वी लाभही होते, सगळं होतं, परंतु लोक कंटाळून ते योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत होते. आम्ही 5 कोटी लोकांना त्याचा लाभ दिला, शासन आपल्या दारी. आणि आपल्या लाडकी बहीण योजना, यामुळे एकंदरीत लोकांनी विश्वास ठेवला की हे देणारं सरकार आहे, हे फक्त बोलणारं सरकार नाही आहे. आणि म्हणून देणारं सरकार आहे याच्यावर विश्वास ठेवला. आणि कल्याणकारी योजना ज्या केल्या आम्ही फक्त बोललो नाही, तर 5 इन्स्टॉलमेंट लाडक्या बहिणींच्या खात्यात टाकले सुद्धा. आणि आम्ही तर आम्हाला माहीत होतं हे विरोधक सावत्र भाऊ आमच्या या नोव्हेंबरच्या पैशामध्ये अडकाटी आणतील, म्हणून आम्ही ऑक्टोबरमध्येच आचारसंहिता लागायच्या अगोदर नोव्हेंबरचे पण पैसे दिले. कारण शेवटी आम्ही देण्याची नियत आमची आहे, नियत साफ आहे. कारण आम्ही फक्त कागदावर योजना ठेवायच्यासाठी केलं नाही. आणि त्यामुळे एकंदरीत या राज्यामध्ये सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांसाठी काहीतरी करतंय ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाली. आणि आम्ही म्हणालो कॉमन मॅन. आता कॉमन मॅनने आम्ही ठरवलं की त्यांच्या जीवनामध्ये काही बदल घडवून चांगले दिवस आणून त्याला सुपरमॅन करायचं. पण त्यांनी आम्हाला या निवडणुकीत सुपरमॅनसारखं काम करून दाखवलं. आणि एवढं भरभरून त्यांनी आशीर्वाद दिले की लोकांनी एवढंच आहे की यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट झाल्या. लोकांनी कल्याणाचं आणि विकासाचं राजकारण स्वीकारलं. लोकांनी सुडाचं, आरोपाचं, द्वेषाचं राजकारण झिडकारलं. आणि म्हणून 2 निवडणुका ज्या लोकसभेमध्ये पण आणि लोकसभेत फेक नरेटिव्ह वगैरे सगळं केलं, काय काय केलं, संविधान बदलणार वगैरे, सगळ्या जातीमध्ये भीती निर्माण केली, प्रत्येकाला घाबरवलं. तरीसुद्धा एवढं होऊन पण प्रधानमंत्रीपदी मोदी साहेबच बसले. आता ते म्हणाले जनतेच्या दरबारात जाऊ, आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊ. लोकसभेच्या वेळेस पण गेले, पण शेवटी एवढं करून, एवढे सगळं खोटं नाटं सांगून, लोकांना घाबरवून पण प्रधानमंत्रीपदी शेवटी मोदी साहेब बसले. आणि आताही म्हणाले आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊ. आता जनतेने त्यांना जो काय मॅन्डेट द्यायचा तो दिलेला आहे. आणि त्यामुळे जनतेने पूर्णपणे विकासाला आणि कल्याणकारी योजनांना स्वीकारलेला आहे. यामध्ये लोक रोज आमचं सरकार स्थापन झाल्यापासून रोज सरकार पडणार रोज आम्हाला 3-4 शब्द ठेवले होते त्यांनी. ते शब्द तुम्हाला माहीत आहे, मी ते परत
त्याचा उच्चार करू इच्छित नाही, पण चौथा शब्द होता का? नाही. पण आम्ही त्याला आरोपाने उत्तर नाही दिलं, आम्ही कामातून उत्तर दिलं त्याला, आणि कामातून उत्तर दिलं, आणि ते काम लोकांना भावलं की बाबा हे काम करणारे लोक आहेत आणि काम सर्वसामान्य लोक आहेत. मी स्वतःला काय समजायचो, CM म्हणजे चीफ मिनिस्टर, मी म्हणायचो कॉमन मॅन आहे. आता कॉमन मॅनमध्ये मी जायचो. आता आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री दोन्ही आम्ही 24/7 काम करत होतो, आणि याच्यामुळे घरी बसून सरकार चालवता येत नाही, फेसबुकवरून सरकार चालवता येत नाही, हे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही लोकांच्या, बाळासाहेब सांगायचे, कार्यकर्ता घरात नाही लोकांच्या दारात शोभून दिसतो. शासन आपल्या दारी आम्ही घेऊन गेलो, आम्ही. आणि म्हणूनच आज बाळासाहेबांच्या विचारांनी आम्ही सरकार स्थापन केलं 2019ला मोदी साहेबांच्या आशीर्वादाने. आणि 2019ला जे सरकार स्थापन व्हायला पाहिजे होतं ते सरकार स्थापन झालं नाही, ते लोकांनी बरोबर लक्षात ठेवलेलं आहे. लोक ते विसरलेले नाहीत. आणि म्हणून या निवडणुकीत देखील कोण कुठल्या पक्षाचा, आता तुमचा कुठला पक्ष आहे? तुमचा राष्ट्रवादी. आता तो कोणाचा आहे ते लोकांनी ठरवलं, आणि शिवसेना कोणाची तेही ठरवलं. लोकांनी ठरवलं. त्यामुळे आता बऱ्याचशा गोष्टी त्या स्पष्ट झालेल्या आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट झाल्या. आणि मला समाधान आहे की 2019ला 56 जागा आल्या होत्या, आणि त्या 56 मला वाटतं आताही 56 जागा आल्या, अजून चालू आहे. पण एकंदरीत आत्ताच्या पर्यंत म्हणजे विकासाला लोकांनी महत्त्व दिलं. मोदीजींनी, आता अमित भाई असतील, नड्डाजी आहेत, तिथं पियुषजी आहेत, केंद्रीय मंत्री आपले भूपेंद्रजी आहेत, राजनाथ सिंगजी, बऱ्याच सगळ्या लोकांनी, आठवले साहेब तर आपल्या सोबतच आहेत, आठवले साहेब सोबत 100%. तर एकंदरीत आपण सगळ्यांनी या निवडणुकीमध्ये एकत्र येऊन काम केलं. आता एकत्र येऊन काम केलं, आता त्याच्यामध्ये काही लोकांनी म्हणा त्याचा अर्थ वेगवेगळा काढला. मोदी साहेब म्हणाले एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या. आता लोकांना आवाहन केलं, जसं आम्ही काय त्याच्यामध्ये जातीपाती धर्माचा उल्लेख केला नाही, पण मतदानासाठी एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या, या राज्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी एकत्र या, असं आवाहन करणं काय चुकीचं आहे. आणि लोकांनी ते एकत्र येऊन एकजुटीचं दर्शन या निवडणुकीमध्ये घडवलं, आणि मतांची टक्केवारी वाढली, मतदानाची टक्केवारी वाढली, महिलांच्या, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या टक्केवारी वाढली. आतापर्यंत महिलांचं टक्केवारी कमी असायची पुरुषांपेक्षा, पण यावेळेस ती टक्केवारी जास्त आहे. आणि म्हणून लाडक्या बहिणी आमच्या ज्या आहेत त्या लाडक्या बहिणींनी सावत्र भावांना चांगला जोडा दाखवलेला आहे. आणि आम्ही म्हणायचो ना, खोडा घालणाऱ्यांना जोडा दाखवा. तर एकंदरीत ही निवडणूक जी आहे, ही निवडणूक विकासाच्या अजेंड्यावर, कल्याणकारी योजनांच्या ह्याच्यावर, आणि जे विचार आहेत, आज आमचे शिवसेना म्हणून बाळासाहेबांचे विचार आहेत, दिघे साहेबांची शिकवण, मोदीजींची जे काही जो त्यांचा सपोर्ट आहे, केंद्राचा सपोर्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या निवडणुकीमध्ये कामी आल्या. शेवटी लोकांना काय पाहिजे? लोकांना शिव्याशाप नको आहे, लोकांना आरोप प्रत्यारोप नको आहे, लोकांना सुडाचं राजकारण नको आहे. लोकांना हवं आहे डेव्हलपमेंट हवं आहे, आणि विकास आणि विकास यावर आम्ही भर दिला. आणि आज त्यामध्ये किती आरोप केले, खोटे बोला, आपण रेटून बोला. आता अजितदादा मगाशी म्हणाले की तुम्ही पण काय काय ते बातम्या अशा, सकाळी तर अशा बातम्या चालल्या होत्या की बोला आमचा काय कार्यक्रम होतो का काय, आमचा करेक्ट कार्यक्रम. तर याच्यामध्ये खूप चांगलं निर्णय झाला, चांगला एक आपला ऐतिहासिक विजय झालेला आहे. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आमची जबाबदारी वाढलेली आहे. आता या सगळ्या ज्या काही जे घेतलेले आम्ही निर्णय आहेत, की आमचा एकही निर्णय कागदावर राहिलेला नाही. मी त्या सगळ्या निर्णयात जाऊ इच्छित नाही, पण एकही निर्णय आम्ही कागदावर ठेवला नाही. कुठली योजना आहे ती कार्यान्वित केली आम्ही.
आणि त्यामुळे जो लोकांचा विश्वास शेवटी यापूर्वी देखील आपण पाहिलं की काँग्रेस सरकार ज्या ठिकाणी असतील त्यांनी किंवा महाविकास आघाडी ज्यांनी काही निर्णय घेतले, काही आश्वासनं दिली, ती पाळली नाही. आश्वासनं दिली, नंतर कर्नाटकमधलंच आश्वासन घ्या, हिमाचलमधलं घ्या, आपल्या राजस्थानमधलं घ्या पूर्वीचं, की त्यामध्ये आश्वासन दिल्यानंतर निवडून आल्यानंतर केंद्राकडे पैसे मागायला लागले. आमच्याकडे पैसे नाही, हमारे पास पैसे नाही. असं आम्ही केलं नाही. आम्ही जे बोललो, आमची हातपाय काय म्हणतो त्याला, पांघरून पाहून ते आम्ही अंतरून पाहून पाय पसरले आणि ज्या योजना आम्ही केल्या, या योजनांचं पूर्णपणे त्याच्यामध्ये कुठलीही योजना बंद होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली. सगळे नियम आम्ही पाळले, सगळ्या RBIच्या केंद्र सरकारचे गाईडलाईन आम्ही पाळल्या, कुठलंही व्हायलेशन आम्ही केलं नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून जे काही आम्ही नियोजन करायचं ते केलं आणि त्यामुळे त्यांना लोकांनी खोटं ठरवलं. ते आम्हाला म्हणाले तुम्ही लाडकी बहीण योजना देताय, पैसे कुठून आणणार, पैसे कुठून आहे, हे फसवं आहे. आणि त्यांनीच आमची योजना चोरून नंतर त्यांच्या वचननाम्यामध्ये टाकली. मग तुम्ही कुठून आणणार? म्हणजे लोकांना कळलं की हे फक्त बोलतायत, करणार नाहीत आणि विश्वासाचा भाग आहे. आम्ही 2-2.5 वर्षामध्ये जे केलं ते लोकांसमोर आहे. आम्ही कुठलंही काही याच्यामध्ये लपवाछपवी केली नाही. जे आहे ते स्पष्टपणे आम्ही मांडलं लोकांच्या समोर. लोकांच्या दरबारामध्ये आम्ही गेलो आणि लोकांना काम आवडतं, लोकांना विकास पाहिजे, लोकांना कल्याणकारी योजना पाहिजे, ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आणि विकासाकडे या राज्याला नेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. यामध्ये केंद्राचा आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट मिळाला. 10 वर्षामध्ये मी तो आकडा अगोदर पण मी सांगितला होता. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, 10 वर्षात राज्याला त्यांनी 2 लाख कोटी दिले. पण यावेळेस 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी 10 लाख कोटी दिले. म्हणजे आताचं नवीन उदाहरण तर 76,000 कोटी वाढवण बंदर आहे, दिघी बंदर आहे. अशी म्हणजे डेव्हलपमेंटसाठी जे आहे, मग ते एअर कनेक्टिव्हिटी असेल, वॉटर कनेक्टिव्हिटी, रेल कनेक्टिव्हिटी, रोड कनेक्टिव्हिटी असेल, अनेक प्रकल्पांना, जे काही पाण्याची योजना असतील आमच्या, त्या सगळ्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट केला आणि त्यामुळे आम्ही या राज्याला विकासाकडे घेऊन जाऊ शकलो आणि लोकांना कल्याणकारी योजना आम्ही देऊ शकलो. आणि लोकांना आम्ही याच्यामध्ये मतं नाही, आम्ही लोकांची मनं जिंकलेली आहे. आज लोकांना शेवटी काय, विश्वास महत्त्वाचा आहे. विश्वासावर सगळ्या गोष्टी चालतात. तुम्ही काही सांगा आणि नंतर त्या हात वरती करा, अशा प्रकारचं काम आमच्याकडून झालं नाही. आणि त्यामुळे आम्ही काम करणारे लोक आहोत, कार्यकर्ते आहोत आणि म्हणून आम्ही 24/7 काम केलं. जेव्हा जेव्हा शेतकरी अडचणीत आला तेव्हा तेव्हा त्याच्या मागे आम्ही उभं राहिलो, त्याला वाऱ्यावर आम्ही सोडलं नाही. आणि त्यामुळे जो सर्वसामान्य घटक जेव्हा जेव्हा अडचणीत आला त्याच्या मागे आम्ही उभं राहण्याचं काम केलं. त्यामुळे एक प्रकारचं हे सरकार जे आहे, एक पाठीराखा सरकार, एक सरकार जे आहे हे सर्वसामान्याला न्याय देणारं सरकार आहे. जनतेच्या पाठीमागे ताकदीने उभं राहणार सरकार आहे. जसं आमच्या मागे केंद्र सरकार ताकदीने उभं राहिलं तसं आम्ही जनतेच्या मागे उभे राहिलो. आणि म्हणूनच आम्हाला हा असा प्रचंड दैदिप्यमान हा विजय मिळालेला आहे. आणि आम्ही या विजयाचं श्रेय जे आहे आमच्या मतदारांना देतो, जनतेला देतो. जे आमचे महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते आहेत त्यांनी मेहनत घेतली आहे त्या सगळ्यांना देतो. आणि म्हणूनच यापुढे जे काही काम आहे या जनतेच्या हितासाठी करणं एवढंच आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी आपल्या सगळ्या पत्रकारांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपलेही आभार मानतो. आणि आता इथून पुढे तुम्ही खऱ्या चांगल्या बातम्या दिल्या तर तुमचा TRP वाढत जाईल. आमचे प्रकल्प जे आम्ही सुरू केलेत त्याच्या बातम्या द्या, लोकांच्या फायद्याचे जे प्रकल्प आहेत त्याच्या बातम्या द्या. वाचाळवीरांच्या बातम्या दूंगा. देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से जाति में लगातार एक दंगा फैलाने की कोशिश हो रही थी. क्या स्थिर सरकार को लेकर कि ये मैंडेट है क्या? दूसरा, वोट जिहाद शब्द आपने इस्तेमाल किया था,
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के तीनों ही साथियों ने जनता का आभार व्यक्त किया। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत के जश्न में शामिल होकर संबोधित कर रहे हैं। उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी
और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। या गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है। उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलगल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं।
फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था, यह 12,200 से अधिक वोट से था और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर तो ये तस्वीरें, बिल्कुल ऋतु प्लीज। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत और 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की जीत के बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को खत्म करते हुए जिस नारे के साथ इस चुनाव को लड़ा गया, उस नारे को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी टैगलाइन की तरह से बना रही है। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत करते हुए कहा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यही सत्य है। और उन्होंने बहुत साफ ये कहा, विचारधारा की लड़ाई थी जिस पर महाराष्ट्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया है।
बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर थी क्योंकि हम इससे पहले देख रहे थे मुंबई से तस्वीरें जहां से महायुति की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहां से भी सीधा संदेश निकला है कि साहब एक साथ मिलके एक साझा तरीके से आगे बढ़े तो निश्चित तौर से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी ये तस्वीर आई क्योंकि 9 सीटों पर, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव था, 7 पर बीजेपी और उसके सहयोगी ने जीत हासिल की है। तो वहीं अगर बात की जाए 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है और तस्वीर दोनों राज्यों की साफ हो चुकी है और साफ तौर से कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सीधे तौर पे महायुति की सरकार बन रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मिठाई खिलाने की तस्वीरें, ये उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर है जहां पर योगी आदित्यनाथ अभी संबोधित कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, ये तमाम वो बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज़्यादा बड़े नाम हैं, वो सब अब इस पूरे संबोधन के बाद में मिठाई बंट रही थी। हालांकि ऋतु, हम लोगों ने सुबह जलेबी की तस्वीरें देखी थी दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे भी देखना होगा कि कौन सी मिठाई है। संभवतः लड्डू है यहाँ पे, क्योंकि लड्डू और जलेबी की सियासत भी बड़ा सुबह से चल रही है इस वक्त। हालांकि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में मिठाई खिलाई जा रही है, गठबंधन साथियों को मिठाई खिलाई जा रही है और ये एक बड़ी जीत है। बड़ी जीत सिर्फ महज चुनाव में जीत के लिए नहीं है, कई ऐसे बड़े संदेश हैं जो ये जीत लेके आई है, जिसमें ये संदेश देती है कि विचारधारा को लेकर साथ ही साथ एक फेक नैरेटिव को नकारता हुआ ये जनादेश है। ये जनादेश है झूठों को गढ़ने के खिलाफ एक तरह से जनता ने अपना वोट दिया है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जिस तरह के झूठ का प्रचार किया गया तो ये विक्ट्री साइन। और ये आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि आपस में कई प्रकार के मतभेद हैं, इस बात को भी बड़ा फैलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव की मौजूदगी है, ये सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये अरेंद्र एसएन सिंह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ये तस्वीरें और योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कहीं भारतीय जनता पार्टी इस नारे से पीछे नहीं हट रही है, बटेंगे तो कटेंगे से। नहीं, देखिए कुछ नारे ऐसे होते हैं जिसको माता पिता, गुरु, गार्जियन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कितना सुंदर नारा दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकता में बल होता है। तो सब लोगों ने देखा और आज ये स्पष्ट हो गया कि जो विरोधी पार्टियां थी वो बांटने की बात करती थी, जातियों में बांट दीजिए, धर्म में बांट दीजिए, क्षेत्र में बांट दीजिए, वर्ण में बांट दीजिए। समाजवादी पार्टी का 2 बयान आप देखेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान और उनके एक पूर्व विधायक का बयान। वो कहते हैं कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी संख्या इतनी हो गई है कि हम 27 में पता नहीं संख्या बल पर किसको हटा देंगे और मिटा देंगे। जब ऐसी बात करते हैं तो जनता जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री जी का नारा था, और जो मुख्यमंत्री जी कहते थे एकता में बल होता है, न बटेंगे न कटेंगे न घटेंगे। तो आज जनता ने अखिलेश जी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के नेतृत्व में, जो योगी जी के नेतृत्व में विकास की बात कहते थे बार बार, और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाई है। आवास हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो सबके लिए। तो मुझे लगता है कि एक जो कहावत है ना कि 20 पर 100 भारी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत की तैयारी है। जो ये कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था, हम 100 की बात करते थे। कभी नहीं देखे होंगे जो केंद्र की योजना हो, प्रदेश की योजना हो जिसमें भेदभाव। लेकिन आप देखे होंगे अखिलेश जी का बयान आता है कि हमारे वोटरों को, मतलब हमारे वोटर मतलब क्या, 20%। तो कभी भी अगर आप 20-80 की लड़ाई करेंगे तो गणित का कोई भी विद्यार्थी बता देगा कि वो तो 80 तो भारी पड़ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सबकी बात करते हैं जी, और वो 20 की बात करते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि जो नैरेटिव गढ़ा गया खटाखट फटाफट वाला जो आम चुनाव था और पीडीए की बात की जाती थी, वो अपने आप धराशायी हो गया। कैसे? तो जब अयोध्या में एक पीडीए की बालिका है, उसी समुदाय से आती है, पीड़िता भी है, उसके साथ अखिलेश जी नहीं खड़े होते हैं, अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं, कन्नौज में भी खड़े हो जाते हैं और वही काम बहराइच में भी करते हैं। जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो लोगों को लगता है अरे भैया ये कौन सी पीडीए की बात करते हैं। फिर आपने संविधान की बात कही, तो संविधान में कहां ऐसा लिखा है कि जो इनके जो सहयोगी थे खड़गे साहब, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बयान संविधान में कहां ऐसा लिखा है कि नहीं केवल देश में एक पार्टी होनी चाहिए कांग्रेस, बाकी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि उसको तो मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, सिंह जी आपका कहना है संविधान के साथ छेड़छाड़ का जो नारा लगातार जो बात कर रही थी कांग्रेस, उसको जनता ने नकार दिया है। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ,
संविधान की लाल प्रति दिखा के लहरा लहरा के ये कहा गया कि इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य वही हैं, लेकिन अब जनादेश बदल गया है। 6 महीने में जनता का विश्वास उठा है, या वो क्या बदलाव है जिसे आप देख रहे हैं कि जनता ने इस बार आपको वोट नहीं देना चाहा, आपको नहीं चुना, आपकी बातों को नकार दिया? जो भी जीते हैं पक्ष विपक्ष सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात रखूंगा। अब हमारे यशवंत सिंह जी ने बताया कि कटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, घटेंगे वाला नारा महाराष्ट्र में चल गया, यूपी में चल गया, और झारखंड में भाई आप झंडू बाम काहे के हो गए? नारा तो आपने वहां भी दिया था ये वाला, वहां क्या होगा? आप ये भूल जाते हो। अभी आपके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नहीं निर्वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है, हमारे कामों की जीत है, हमारी योजनाओं की जीत है। एक बार उन्होंने जिक्र किया क्या इस नारे का? एक बार उन्होंने कहा क्या कि संदीप जी आपको रुकना चाहेंगे इस वक्त? ये तस्वीरें हमको मुंबई से सीधे मिल रही हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महायुति की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अब इस वक्त एक विजयी मुद्रा में सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जीत का एक उद्घोष दिखाई पड़ रहा है। किस प्रकार से 132 का आंकड़ा बीजेपी ने स्वयं हासिल किया है, और पिछली बार के प्रदर्शन से 27 से ज़्यादा अब तक का सबसे बड़ा बीजेपी का जीत का आंकड़ा है, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल नहीं की है। स्ट्राइक रेट करीब 90% के आसपास है। तमाम मीडियाकर्मी लगातार घेरे हुए, तमाम समर्थक हैं, और तमाम जो महायुति के जो सहयोगी दलों के जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी के बीच इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, और यहाँ पर सीधे तौर पे जश्न की तस्वीरें हैं, क्योंकि हार्दिक अभिनंदन लिखा हुआ है, और हार्दिक अभिनंदन मराठी तरीके से वो दिखाई भी पड़ रहा है। वो ढोल नगाड़े, पारंपरिक वाद्य नृत्य भी सुनाई पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, और ये हार्दिक अभिनंदन विजयी उम्मीदवारांचे, मतलब सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई, उनका अभिनंदन। और ये जीत की मुट्ठी भांज के जिस प्रकार से एक विजयी मुद्रा का उद्घोष देवेंद्र फडणवीस ने किया, वो दिखाता है कि साहब जो आपको जीत ही नहीं बल्कि एक बड़ी जीत हासिल हुई है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि बीते 5 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। उसके बाद में एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ने को लेकर एक मैंडेट दिखाई पड़ा है इस 2-2.5 साल की सरकार को लेकर। हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और ये बीजेपी का मुख्यालय मुंबई में, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। शिशिर, अभी यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है? क्या एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होंगे बीजेपी के तमाम नेता, और किस प्रकार से अब यहाँ से बैठक और मंथनों का दौर आगे बढ़ेगा? शिशिर, देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर जो है जो ऑफिस है वहां दफ्तर पहुंच चुके हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सभी कार्यकर्ता सुबह से जो है इंतजार कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस का जो बड़ी जीत भाजपा को खासतौर पर विधानसभा चुनाव में मिली है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस का आगे क्या उद्बोधन रहेगा, किस प्रकार से मार्गदर्शन होगा, किस प्रकार से जो है अगली जो पार्टी की आगे सफर है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, इस पर भी जो है देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसीलिए प्रचंड जनसमुदाय यहाँ पर जो है लौट चुका है। अब देख पा रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो पार्टी कार्यकर्ता है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जो थे उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ अजित पवार भी मौजूद थे। अब पार्टी कार्यकर्ता ये सुनने के लिए बेकरार है कि क्या आगे की रणनीति बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं वो बीजेपी बन चुकी है। तो ऐसे में अब बीजेपी की अगली राह क्या होगी, किस प्रकार से जो है जो पावर शेयरिंग के जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार से होगा, क्या रणनीति बीजेपी की होगी, इन सभी पर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है अब जो देवेंद्र फडणवीस करेंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जनता के सामने वो नतमस्तक है। जिस प्रकार
जनता ने मैंडेट दिया है। अब बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी के सर पर है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी कार्यालय में वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है पार्टी कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाएंगे और जल्लोष यहाँ पर किया जाएगा, जो कि ढोल ताशे नगाड़े यहाँ पे बुलाए गए हैं, आतिशबाजी की जाएगी और एक जश्न मनाया जाएगा। सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये प्रचंड जीत मिली है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो संबोधित भी करेंगे यहाँ पे जो पार्टी कार्यकर्ता है यहाँ पर। इस वक्त अगर हम देखें तो स्टेज पर महामंत्री भी बीजेपी के मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस है, चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और बाकी बीजेपी के जो प्रदेश संगठक है वो भी इस वक्त जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो पार्टी केडर है वो भी यहाँ पर आ चुका है, जो पार्टी कार्यकर्ता है वो भी है और नेतागण भी मौजूद है बीजेपी मुख्यालय में। सुबह से हम देख पा रहे हैं कि जब से हालांकि जीत ये तय हो चुकी है तब से धीरे धीरे पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे और वो कहीं ना कहीं लीडर्स का इंतजार कर रहे थे, नेताओं का इंतजार कर रहे थे। अब नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो ऐसे में अब जो उनका संबोधन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा पार्टी कार्यकर्ता के लिए कि अगली दिशा आखिर क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये जीत जो है महायुति की जीत है, तो ऐसे में उनके साथ शिवसेना भी है और अजित पवार की एनसीपी पार्टी भी है और इसके आगे की राह किस प्रकार से तय करनी है ये भी जो है यहाँ पर तय किया जाएगा और इसलिए पार्टी कार्यकर्ता भी काफी आतुर है कि किस प्रकार से आगे क्या अनाउंसमेंट जो है वो देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और शिशिर जो बात आप कह रहे हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक जोश उत्साह का माहौल, एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है अब तक के अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में। स्ट्राइक रेट करीब 90 के आसपास, अपना पिछला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटों का था, उससे करीबन 11 सीटें आगे बढ़ के 133 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस प्रकार से एक बड़े जश्न के तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी बने हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। अनंत जी, इन तस्वीरों के मायने क्या है और जिस प्रकार से जीत की मुट्ठी या विजयी मुद्रा दिखा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उसके तमाम संकेत कैसे आप अपने अनुभव से उस बात को डिकोड करेंगे? अनंत जी देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस जी का दिन है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में विजय प्राप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो मुट्ठी और वो भी तनी हुई मुट्ठी दिखा रहे हैं वो। और इसका एक संदेश और भी है, अगर मुट्ठी को हम डिकोड करने का प्रयास करें तो हम सब एक हैं। आज बीजेपी के हर फोरम पर ये एकता का संदेश दिया जा रहा है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले आपने उत्तर प्रदेश में आखिरी बार कब आपने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री को देखा बैठे हुए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों के बाद जब इस उपचुनाव में 7-2 का स्कोर रहा उनका, तो उन लोगों ने मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व की इस पर का निर्देश होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठकर और जिस बोनहोमी के साथ आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जैसा केशव जी ने कहा, जैसा केशव जी ने बताया, तो ये बड़ा अच्छा संदेश उन्होंने अपने कोर वोटर्स को दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सिर्फ उसको उस लहजे में भी देखा जाना चाहिए कि पार्टी में भी अगर आप सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसी प्रकार आप महाराष्ट्र में देखिए कि तमाम कोशिशें हो रही है इको चैम्बर की तरफ से इस बात का नैरेटिव गढ़ने के लिए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होगा, वो मराठा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, वो ब्राह्मण है, तो क्या महाराष्ट्र में अब गैर मराठा की राजनीति फिर से बीजेपी करेगी? ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन जब पार्टी की तरफ से लोग आ रहे तो एक साथ संदेश दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा है कि हम सब लोग मिलकर, मतलब तीनों पार्टी के नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या होगा। इतना तय है कि महायुति का मुख्यमंत्री होगा। तो अभी जो जूतम पैजार की उम्मीद लगाए कुछ लोग बैठे थे, उनको इस तनी हुई मुट्ठी से उनका एक प्रतिकार भी वो कह रहे हैं साइलेंट। मैं तो इतना ही डिकोड कर पा रहा हूं अभी इसको। ठीक है, हमारे साथ में एसएन सिंह जी भी बीजेपी से जुड़े हुए, इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र को लेकर आपसे सवाल करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त स्थिति है उसमें 17 सीटों के आसपास में आपकी मौजूदगी नजर आ रही है, यानी कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए। कमोवेश 16 सीटों पर आप झारखंड में भी नजर आ रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, 81 विधानसभा सीटें, 288 विधानसभा सीटें हैं
और ये दोनों राज्यों में आपका प्रदर्शन कमोवेश एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस के लिहाज से क्या कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं महाराष्ट्र में जिसको आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है? संदीप जी। नहीं, बिल्कुल हम चुनाव वहां पर हारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और उस हार को हम स्वीकार भी करते हैं। हमने बात की शुरुआत वहीं से की थी कि मैं जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, पक्ष विपक्ष, सभी को शुभकामनाएं देते हुए ही अपनी बात की है। ये कम से कम कांग्रेस का कल्चर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो आज भी आए बाएं दाएं कटेंगे पिटेंगे मरेंगे जिएंगे, आज भी मतलब कम से कम आप जीते हो, आज तो कम से कम उतना बड़ा दिल दिखा दीजिए। आज भी कटेंगे मरेंगे जिएंगे, मतलब आज भी। और रही बात, अभी बात हो रही थी डेवलपमेंट की और ये और कमिटमेंट पूरा करने की। अरे यशवंत सिंह जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बताए ना 2022 में आपने मैनिफेस्टो में बोला था बच्चियों को स्कूटी देंगे, कहाँ गई स्कूटी? अब तो चुनाव जीत गए, आप बता दीजिए। और आप बात करते हैं जो है वादे पूरे करने की, कितने वादे गिनाऊं? कहां से 2 करोड़ रोजगार से गिनाना शुरू करूंगा, घंटों लग जाएंगे। संदीप जी आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि इस जीत को लेकर, सिंह जी एक सेकंड, संदीप जी आपको भी एक मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो जीत है उसके ऊपर लिखा है कि डेवलपमेंट विंस, यानी कि जो विकास है वो जीता है, गुड गवर्नेंस विंस, जो सुशासन है वो जीता है, यूनाइटेड वी विल सोर इवन हायर, हम एक साथ मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। ये सीधे तौर पे एक तरीके से जो एक है तो सेफ है वाली बात है ऋतु को लगातार दिखाई पड़ रही है और वो साफ तौर से लिख रहे हैं इस बात को। हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माई सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ महाराष्ट्र, स्पेशली द यूथ एंड वीमेन ऑफ द स्टेट फॉर ए हिस्टोरिक मैंडेट टू द NDA. दिस affection and warmth is unparalleled. I assure the people of that our alliance will keep working for Maharashtra's progress. जय महाराष्ट्र। तो ये अपने आप में दिखाता है कि विकास जीता है, सुशासन जीता है और लास्ट में जय महाराष्ट्र, और विश्वास दिला रहे हैं। एक हैं तो सेफ हैं जी, यानी कि योगी आदित्यनाथ की बात को और आगे ही ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जहां गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, एक है तो सेफ हैं, उसको जीत का एक तरह से मंत्र के तौर पर कहा है, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा भी, धन्यवाद भी किया इस बड़ी जीत के लिए, NDA को इस बड़ी जीत को देने के लिए। और उन्होंने जय महाराष्ट्र करके अपने ट्वीट का अंत किया है और कहा है कि ये गठबंधन आगे भी महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करता रहेगा। और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी कार्यालय में मुंबई में बोल रहे हैं, ये सीधे रुख करते हैं। अक्षरशः आपल्या रक्ताचं पाणी केलं ते माझ्या सर्व कार्यकर्ता बंधूंनो आणि तेवढ्याच महत्वाच्या लाडक्या बहिणींनो, आपल्या सर्वांकरता आजचा दिवस अभूतपूर्व आहे। महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींवरच विश्वास दाखवलाय। महाराष्ट्राने दाखवून दिलं की आम्ही मोदीजींच्या पाठीशी आहोत आणि महायुतीला भरभरून मतं आज महाराष्ट्राने दिलेली आहेत। आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो। या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत। या जनतेला आम्ही साष्टांग दंडवत या ठिकाणी घालतो, ज्या जनतेने हा विजय आम्हाला दिलाय। खऱ्या अर्थानं आमच्या माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ही लढाई सुरू केली। ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये फेक नरेटिव्ह या महाराष्ट्रात प्रभावी ठरला आणि आम्ही आवश्यक त्या जागा निवडून आणू शकलो नाही। आमच्या मनामध्ये दुःख होतं की देश मोदीजींसोबत चाललाय, पण आम्ही चुकलो। महाराष्ट्र आम्ही नेऊ शकलो नाही, फेक नरेटिव्हचं उत्तर आम्ही देऊ शकलो नाही आणि म्हणून निर्धार केला भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी, महायुतीच्या घटकांनी की आता थांबायचं नाही, फेक नरेटिव्हला थेट नरेटिव्हने उत्तर द्यायचं आणि ते उत्तर आपण देऊन दाखवलं। मी या निमित्ताने
आमच्या सगळ्या राष्ट्रीय विचारांच्या ज्या संघटना आहेत, राष्ट्रवादाने ओतप्रोत ज्या संघटना आहेत, या संघटनांचे आभार मानतो की हा नरेटिव्ह डिमॉलिश करण्याकरता राष्ट्रीय विचाराने ते देखील पुढे आले आणि या ठिकाणी अराजकतावादी जे फोर्सेस भारत जोडोच्या नावाने या महाराष्ट्रामध्ये लोकांना तोडण्याचा प्रयत्न करत होते, महाराष्ट्रात अराजकाचं बीजारोपण करत होते, त्यांच्या विरुद्ध ही लढाई सुरू झाली आणि राष्ट्रवादी फोर्सेस सगळे एकत्रित झाले आणि त्यांना दाखवून दिलं की जेव्हा राष्ट्रवादी एकत्रित येतात अराजकवादी चालू शकत नाही, विजय राष्ट्रवादाचाच होणार याच्या विजयाने दाखवून दिलं। आणि म्हणून त्या सर्व राष्ट्रीय विचारांच्या ज्या संघटनांनी, ज्या राष्ट्रवादी विचाराने, ज्या आमच्या परिवारातल्या सगळ्या आमच्या संघटनांनी आम्हाला मदत केली, त्यांचे मी अतिशय मनापासून आज आभार मानतो की तुम्ही हा नरेटिव्ह डिमॉलिश करून टाकला। मी विशेष आभार मानतो आमच्या लाडक्या बहिणींचे, ज्या लाडक्या बहिणींनी या ठिकाणी मोठा आशीर्वाद दिला आणि आपल्या लाडक्या भावांना असं निवडून दिलं की असं वाटलं छप्पर फाड़ के और झाड़ू लगा के, अशा प्रकारचा विजय बहिणींनी दिला। आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातला शेतकरी, या माझ्या शेतकऱ्याने खऱ्या अर्थानं आम्हाला जो आशीर्वाद दिला, जो पुरा फेक नरेटिव्ह त्या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न चालला होता, आमच्या शेतकऱ्यांनी तो फेक नरेटिव्ह धुडकावून लावला आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आम्हाला विजय दिला। आणि सगळ्यात महत्वाचं, या महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिला, एक है तो, एक है तो, एक है तो। समाजातल्या सगळ्या लोकांनी हा जो संदेश आहे तो समजून घेतला। जाती जातीमध्ये, समाजामध्ये, विभागामध्ये जर आपण या ठिकाणी वाटले गेलो तर काही लोक आपल्यावर राज्य करतायत, त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला एकत्रित व्हावंच लागेल। हा संदेश मोदीजींनी जनाजनापर्यंत पोहोचवला आणि मोदीजींचा संदेश घेऊन सगळ्या समाजाचे लोक एकत्रित आले आणि सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेतला, एक है तो सेफ है। आणि हे सगळे ज्यावेळेस मतपेटीकडे गेले त्यांचं त्या ठिकाणी वोट हे महायुतीकडेच गेलं, कारण त्यांना माहिती होतं महायुती है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। मोदीजींच्या संदेशाचा कमाल हा महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला। एवढंच नाही तर या ठिकाणी ज्या प्रकारचं तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न चालला होता, कधी वोट जिहादचे नारे दिले जायचे, कधी त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीनं एका विशिष्ट समाजाला एकत्रित करून त्याच्या माध्यमातून आम्ही निवडणुका जिंकू अशा प्रकारची वल्गना केली जायची। त्याच्या विरोधात मी आभार मानतो, हा महाराष्ट्र संतांचा महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी परंपरा आहे, वारकरी पंथाची महानुभाव